रेस्क्यू 1112 क्या है, इसमें कैसे भर्ती होते हैं जी? रेस्क्यू 1112 की भर्ती आई हुई है सर, प्लीज़ इस पर वीडियो बना दें। रेस्क्यू 1112 अच्छी जॉब है, यूनिफॉर्म वाली जॉब है। क्या ये इसी तरह से काम करती है जिस तरह पुलिस काम करती है? क्या होता है, किस तरह से जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होती है, कहाँ कहाँ पर ड्यूटी करनी होती है, इसकी ट्रेनिंग कितनी होती है, इसकी तनख्वाह कितनी होती है, ये सारी चीज़ें मैं बता दें प्लीज़। तो आज की मेरी वीडियो जी कि रेस्क्यू 1112 में आप किस तरह से काम करते हो और किस तरह से आप जॉब कर लेते हो। थैंक यू वेरी मच। मैं हूँ जी रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, इस चैनल पे मैं आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस बनाता हूं जिसमें मैं आपको बताता हूं कि आपने उन जॉब के मराहल से किस तरह से गुजरना है और कामयाबी हासिल करनी है। तो सबसे पहले क्राइटेरिया सुन लीजिए जी। आपकी तालीम जो है वो नर्सिंग डिप्लोमा हो या पैरामेडिकल डिप्लोमा हो, नर्सिंग आपने की हो या पैरामेडिकल डिप्लोमा हो, बिकॉज आपने इमरजेंसी में काम करना होता है और आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। उसके बाद जी आपकी जो एज है, उम्र है, वो 20 से 30 साल के दरमियान हो। इसमें एज की कोई रिलैक्सेशन नहीं शामिल, यानी आप 20 से 30 साल के दरमियान में आप अप्लाई कर सकते हो। आपका जो कद है वो 5 फीट 6 इंच होना चाहिए और जो औरतों का कद है वो 5 फीट 2 इंच है। छाती आपकी 32-33 इंच होनी चाहिए और औरतें इससे मुस्तस्ना है। उसके साथ आपकी नज़र जो है 6/6 होनी चाहिए विद आर विदाउट ग्लासेस, और विद ग्लासेस जो है वो 6/18 है। आप मजीद जो है वो DHQ डॉक्टर से या CMH डॉक्टर से मशवरा कर सकते हैं कि 6/18 कितनी होती है। आपकी जो जिन्स है वो मर्द और औरत दोनों पाकिस्तानी शहरी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ड्यूल नेशनैलिटी वाले अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज जब वो सिलेक्ट हो जाएंगे तो पाकिस्तान नेशनल उनको होना चाहिए, एक नेशनैलिटी आप छोड़ देंगे। आपकी तनख्वाह जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 60 से 70 हज़ार के दरमियान में होगी। इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन के तौर पे आप काम करोगे। ग्रेड आपका 11 होगा और ग्रेड 11 के मुताबिक आपकी तनख्वाह BPS और आपको हर चीज़ अवेलेबल होगी। इमरजेंसी टेक्नीशियन के तौर पे आप ये काम करोगे। इसमें जी 6 अदद तस्वीर आप लेके आओगे, साथ में पासपोर्ट साइज़ 6 अदद तस्वीर, और आप 3 सेट बनाओगे अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स के। वो सारी की सारी चीज़ें आप सबमिट करवाओगे और ऑनलाइन आप अप्लाई करोगे। और उसके साथ साथ जो आपकी ठोकर न्याज बेग लाहौर में हेड क्वार्टर है इनका 1122 का, इमरजेंसी का, साथ में ट्रेनिंग स्कूल भी है, वहाँ पे आप बाय हैंड भी अप्लाई कर सकते हो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से। तो आप इसको जो है वो बाय डाक या बाय पोस्ट अप्लाई करोगे। इसमें अकलियतों का कोटा 5% है होता है जी, और औरतों का कोटा इसमें 15% है, यानी लेडीज़ 15% कोटे के ऊपर भी आ सकती हैं और जनरल भी, और अकलियतें इसमें 5% कोटे पे भी आ सकती हैं और जनरल पे भी। आपका जी मेडिकल साथ लगा होना चाहिए, DHQ का या किसी भी सरकारी हॉस्पिटल का मेडिकल जो ऑथेंटिक हो, सरकारी हो, जिससे मेडिकल बनता हो। MS साहब वहाँ पे बैठते हो, मेडिकल सुप्रेंट, वहाँ से आपका मेडिकल साथ लगा होना चाहिए। और ख़ास बात यह है कि आप 1122 की नौकरी में एक ही सीट पर अप्लाई कर सकते हैं, एक से ज़्यादा सीटों पर अप्लाई नहीं कर सकते। ये हो गया आपका सारे का सारा एज का क्राइटेरिया, आपकी तालीम, आपकी सारी कद, छाती, चेस्ट वगैरह हर चीज़। उसके बाद अब मैं आता हूं कि आपको किन किन मराहल से गुजरना होगा। तो सबसे पहला मरहला आपका होगा तहरीरी इम्तहान का। तहरीरी इम्तहान आपका लेगा जी PTS, पाकिस्तान टेस्टिंग सिस्टम जो है वो PTS, वो आपका इम्तहान लेगा। उस इम्तहान में आपको मुख्तलिफ क्वेश्चंस हो सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो सकते हैं, 80 नंबर के MCQs हो सकते हैं, 20 नंबर के आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट हो सकता है, या सारे का सारा MCQs हो सकता है। वो PTS का जो क्राइटेरिया है वो आप देख लीजिएगा, उसी के मुताबिक आपका ये एग्ज़ाम होता है 1122 का। उसमें हर चीज़ डिफ़ाइन है। OTS या PTS या NTS जो भी फॉरम है उस पर आप जाके उनकी वेबसाइट पे जाके सारी चीज़ें देख सकते हो कि उनका इम्तहान किस तरह का होता है, किस टाइप का होता है। तहरीरी इम्तहानों में आपने क्या क्या करना होता है, सवाल किस तरह से आते हैं, क्या क्या सवाल आते हैं। 50% आपका जो होता है वो एकेडमिक्स का पोर्शन होता है और 50% आपका जनरल नॉलेज और करंट अफेयर का पोर्शन होता है। तो ये सारी चीज़ मैं आपको डिटेल से बता चुका हूँ, आप उसके मुताबिक काम करते हो। उसके बाद आपका होता है जी साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट या साइकोलॉजिकल इंटरव्यू और रिटन दोनों। तो इस तरह से आपका जो पैरामेडिकल स्टाफ होता है, आपके साइकाट्रिस्ट होते हैं, वो सारे के सारे आपको चेक कर लेते हैं। PTS का अमला होता है, OTS का अमला होता है या NTS, जो जिस भी फॉर्म को वो कहेंगे, और साथ में 1122 के अपने साइकाट्रिस्ट होते हैं। तो आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट हो जाता है। इस साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट में आपने बेटा बी पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव रहना है, मस्बत सोचना है, नेगेटिव नहीं सोचना। बहुत सी मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं, उनमें डिटेल के साथ मैं आपको ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ कि आपने किस तरह से इन एग्जाम्स में से पास होना होता है। उसके बाद जी आपके अगले मरहले में आगे इसमें भी पास हो गए, तब आपकी होती है फिजिकल मेजरमेंट। फिजिकल मेजरमेंट में आपको बता दिया जी, आपका कद जो है वो 5 फीट 6 इंच लड़कों का और 5 फीट 2 इंच लड़कियों का कद होता है। आपकी चेस्ट होती है 32-33, लड़कियां इससे मुस्तस्ना है। उसके बाद आपकी नज़र होती है 6/6 और 6/18।
वो सारी की सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ। उसके मुताबिक आपकी फ़िज़िकल मेजरमेंट हो जाती है। उसके बाद आपका होता है जी फिज़िकल, यानी दौड़, आपकी पुशअप्स, चिनअप्स और सिटअप्स। वो सारी की सारी डिफाइंड है चीज़ें जी। 1.6 किलोमीटर आपने दौड़ना होता है 8 मिनट में। उसके बाद फिर आपके पुशअप्स होते हैं 20 आपने लगाने होते हैं, चिनअप्स होते हैं 4 आपने लगाने होते हैं, सिटअप्स होते हैं 20 आपने लगाने होते हैं। ये सारे पोर्शन आपके 2 मिनट में हो जाते हैं। उसके बाद आप इन सारे मराहल से गुजर गए, आपने पास कर लिए, देन आपका आ गया जी इंटरव्यू। इंटरव्यू में आपने किस तरह से पास होना है, इंटरव्यू में किस किस तरह से सवाल आते हैं, किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होता है, वो ज़रा गौर से सुन लें। मैं आपको बहुत सी वीडियोस में बता चुका हूं, फिर से एक दफ़ा दोहरा देता हूं कि इंटरव्यू आपका पुत्र जी होता है। सबसे पहले आपकी अपनी ज़ात, आपकी फैमिली और सिबलिंग्स के मतलब आपसे पूछ लिया जाता है। दूसरे नंबर से आपसे पूछ लिया जाता है आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन और आपके फ्यूचर प्लान्स और हॉबीज़ के बारे में। तीसरे नंबर से आपसे पूछ लिया जाता है कि आप फ्यूचर प्लान्स क्या क्या रखते हो, किस तरह से करते हो, क्या इन्फॉर्मेशन है आपकी। और उसके बाद चौथे नंबर पे आपका जनरल नॉलेज और करंट अफेयर चेक कर लिया जाता है। आपको अपनी ज़ात के बारे में, अपने मुल्क के बारे में और इंटरनेशनल लेवल पे आपको कितनी हाउ नाउ है, ये सारी चीज़ें चेक कर ली जाती हैं। उसके बाद उस पर्टिकुलर जॉब के मतलब कुछ सवाल हो सकते हैं। इस तरह से आपका इंटरव्यू होता है। आपने बैठना कैसे है, अपना उठने कैसे है, आपका बॉडी पोस्चर क्या होना चाहिए, क्या क्या करना है, ये सारी चीज़ें मैं डिटेल के साथ मुख्तलिफ वीडियोज़ में बता चुका हूँ। मेरे चैनल पर इंटरव्यू के लिए बहुत सी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, वो आप देख सकते हैं। अब मैं आता हूं जी, आपने जॉब कहाँ पे करनी होती है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होती है, बेसिकली 1122 ने करना क्या होता है, तो ये गौर से सुन ले जी। सबसे पहले आपकी ड्यूटी हो सकती है किसी भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेंटर पर, जहाँ से कोई इमरजेंसी कॉल गई, कहीं पे कोई मसला है, कोई गड़बड़ है, कोई एक्सीडेंट हो गया, खुदा न खास्ता को रोड एक्सीडेंट हो गया, किसी की डेथ हो गई, कोई ज़ख्मी है, कोई इंजर्ड है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेंटर में कॉल आई, आपने वहाँ से फटाफट मूव किया और जाके वहाँ पे इमरजेंसी हालात को कंट्रोल किया। एक तो आपकी ड्यूटी ये हो सकती है। दूसरी आपकी ड्यूटी हो सकती है हेडक्वार्टर पे जी, ठोकर न्याज़ बेग लाहौर में हेडक्वार्टर है, वहाँ पे आपकी ड्यूटी हो सकती है। या जिस डिस्ट्रिक्ट में आप काम कर रहे हो उस डिस्ट्रिक्ट में जो 1122 का हेडक्वार्टर होता है, वहाँ पे आपकी ड्यूटी हो सकती है। उसके बाद जी इमरजेंसी सर्विसेज एम्बुलेंस जो हैं या इमरजेंसी सर्विसेज गाड़ियाँ जो हैं, वहाँ पे आपकी ड्यूटी हो सकती है। उन गाड़ियों में आप काम कर सकते हो, आपको वहाँ पे डिप्लॉय किया जा सकता है। उसके बाद जी इमरजेंसी सेंटर जो होते हैं 1122 के, वहाँ पे आपकी ड्यूटी हो सकती है, आप वहाँ पे काम कर सकते हो। उसके बाद जी ठोकर न्याज़ बेग में जो इमरजेंसी डिज़ास्टर मैनेजमेंट 1122 का जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है, ट्रेनिंग स्कूल है, वहाँ पे आपकी ड्यूटी हो सकती है। हेडक्वार्टर पे आपकी ड्यूटी हो सकती है। यानी जहाँ जहाँ पे भी हमारे हर शहर में डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेंटर बने हुए हैं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट वो 1122 सेंटर हैं, वहाँ पे आपकी ड्यूटी हो सकती है। बिकॉज आप इमरजेंसी टेक्नीशियन के तौर पे काम कर रहे होते हो और आपको ये सारी चीज़ें उन्होंने ट्रेंड किया होता है, ट्रेनिंग करवाई होती है, आप उसी लिहाज से काम करते हो। आपकी जी 8 घंटे की ड्यूटी होती है, शिफ्ट वाइज आप काम करते हो, हर शिफ्ट में शिफ्ट बदल जाती है। आपकी यूनिफॉर्म जॉब होती है, यूनिफॉर्म के अंदर आप जॉब करते हो, आपकी बाकायदा ट्रेनिंग होती है, उसके बाद फिर उस ट्रेनिंग के मुताबिक आप काम करते हो। 8 घंटे ड्यूटी होती है जी शिफ्ट वाइज। उसके बाद आप घर जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, आप फ्री हो। उसके बाद फिर अब मैं आता हूँ आपके सवालात की तरफ, कि जितने आप सवाल करते हो वो सवाल के मुताबिक आपको जवाब मिल जाएंगे। बहुत से बच्चे सवाल कर रहे होते हैं। तो सबसे पहला सवाल जी कि हम 1122 में कैसे भर्ती हों, तो मैंने आपको डिटेल बता दी, क्राइटेरिया बता दिया, हर चीज़ बता दी, इस तरह से आप भर्ती हो सकते हो। बेसिक पे स्केल कितना होता है, तनख्वाह कितनी मिलती है। आपका बेसिक पे स्केल 11 होता है जी, 11 पे स्केल आपका होता है, उसके मुताबिक आपको तनख्वाह मिलती है। मैंने आपको बता दिया है अप्रॉक्सीमेटली 60 से 70 हज़ार के दरमियान आपकी तनख्वाह शुरू हो जाती है। बिकॉज आपने इमरजेंसी डिज़ास्टर में काम करना होता है, आपकी पे थोड़ी ज़्यादा होती है, अच्छी होती है। वैकेंसीज का नाम क्या होता है मैंने आपको बता दिया जी, इमरजेंसी टेक्नीशियन या इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन के तौर पे आप काम करते हो ग्रेड 11 में। उसी के मुताबिक आपको हर चीज़ मिलती है, पेश है सारा कुछ। क्या ये सारी यूनिफॉर्म जॉब है? बिल्कुल जी, ये यूनिफॉर्म जॉब है, बहुत अच्छी यूनिफॉर्म होती है, ऑलिव ग्रीन या ग्रीन कलर की जॉब की इनकी है वो यूनिफॉर्म, और उसी यूनिफॉर्म में ये काम करते हैं और उसी तरह से उन्होंने हर चीज़ सीखी होती है डिज़ास्टर मैनेजमेंट के ऊपर। इन्होंने किस तरह से डिज़ास्टर में काबू पाना होता है, क्या क्या करना होता है, इमरजेंसी हालात में इन्होंने क्या क्या करना होता है, वो अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं जी, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन के तौर पे काम करते हैं। क्या इनकी ट्रेनिंग होती है? सर बिल्कुल जी, इनकी ट्रेनिंग होती है, 6 से 8 माह तक इनकी ट्रेनिंग होती है। समटाइम इनके स्पेशल सर्विसेज के ग्रुप चलते हैं, इनके स्पेशल कोर्सेज चलते हैं। वो कोर्सेज 1 माह के भी हो सकते हैं, 2 माह के भी हो सकते हैं, चंद हफ्तों के भी हो सकते हैं। तो इस तरह से इनकी ट्रेनिंग के मुख्तलिफ मराहिल चलते रहते हैं। उसके बाद फिर इनकी नई नई टेक्निक्स आती रहती हैं, उसके मुताबिक इनके कोर्सेज चलते रहते हैं। डिज़ास्टर मैनेजमेंट में कोई नई चीज़ आ गई,
उनको उसके मुताबिक भी ढाला जाता है। कहीं पे एक्सप्लोजन हो गया, कोई बॉम्ब शॉम, कहीं पे कोई खुदा न खास्ता कोई और चीज़ हो गई, कहीं पे कोई फायर हो गई, आग लग गई, इनको हर तरह के हालात के मुताबिक निपटने के लिए तैयार किया जाता है और ये सारी चीज़ें इनको सिखाई जाती हैं। इस तरह से इनके साथ साथ कोर्सेज चलते रहते हैं, डिफरेंट कोर्सेज होते हैं जिनके। क्या हम ड्यूटी करके घर आ सकते हैं? बिल्कुल जी, आप घर जा सकते हो, कोई कैद नहीं है, आप ड्यूटी के बाद घर जा सकते हो। क्या हम मज़ीद तालीम जारी रख सकते हैं? बिल्कुल जी, आप मज़ीद तालीम जारी रख सकते हो, आपको कोई पाबंदी कैद नहीं है। क्या सर हम एमरजेंसी में 1122 में भर्ती होकर तो किसी पुलिस में या दीगर महकमे में आ सकते हैं जो यूनिफॉर्म वाला है? बिल्कुल नहीं जी, आप दीगर महकमों में नहीं आ सकते। हर महकमे की जॉब डिस्क्रिप्शन अलग होती है, ट्रेनिंग अलग होती है, आप उसमें नहीं आ सकते। आप इसी में काम करोगे, इसी जॉब का हिस्सा बनोगे। तो इस तरह से आप 1122 में काम करते हो। अच्छा, इसमें मुख्तलिफ वैकेंसीज होती हैं, इस पर मेरी अलग अलग और भी वीडियो आ जाएंगी कि इसमें आप कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पे कैसे काम करते हो, आप ड्राइवर के तौर पे कैसे काम करते हो, आप असिस्टेंट के तौर पे कैसे काम करते हो, स्टेनोग्राफर के तौर पे कैसे काम करते हो 1122 में। ये इसकी मुख्तलिफ वैकेंसीज होती हैं और मुख्तलिफ जॉब डिस्क्रिप्शन होती हैं। उसमें मैं कोशिश करूँगा अलग अलग वीडियोज़ भी बनाने की। तो ये थी जी मेरी 1122 के ऊपर वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में जी। अपना और अपने ख़ानदान का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।